मैं डॉक्टर मंजू मीना, सह आचार्य पॉलिटिकल साइंस, एमएस गर्ल्स कॉलेज। मैंने आप लोगों को सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्य प्रणाली के बारे में बताया था और साथ ही मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद के द्वारा कौन कौन से तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कार्यवाही के जो तरीके अपनाए जाते हैं उसका अंतिम तरीका जो है सुरक्षा परिषद जो है वह सैनिक कार्यवाही का तरीका जो है वह अपनाती है और इसके लिए सुरक्षा परिषद की एक समिति है जिसे सैनिक स्टाफ समिति कहा जाता है। सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वह सैनिक स्टाफ समिति की सलाह से ही बनाई जाती है और यह सैनिक स्टाफ समिति जो है सुरक्षा परिषद के अधीन रह करके कार्य करती है और सुरक्षा परिषद को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और अपनी जो सैनिक आवश्यकताएं हैं और समिति के अधीन जो सेनाएं हैं उनका प्रयोग करना, निशस्त्रीकरण आदि जो है ये जो है कार्य सैनिक स्टाफ समिति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लेंगे कि सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रणाली। जब मैंने आप लोगों को सुरक्षा परिषद के कार्यों के बारे में बताया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सुरक्षा परिषद के कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रक्रिया संबंधी कार्य होते हैं और दूसरे विषय जो है वो जो कि कार्यवाही संबंधी कार्य जो होते हैं। तो प्रक्रिया संबंधी जो कार्य होते हैं उनमें तो सामान्य जो कार्य किए जाते हैं जैसे कि सुरक्षा परिषद की बैठकों का स्थान और समय तय करना और इसके जो सहायक अंग हैं उनकी स्थापना करना, कार्यवाही चलाने के लिए नियम आदि जो है वह निर्धारित करना। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिसके लिए हम कहते हैं कार्यवाही संबंधी जो कार्य हैं, तो ये जो प्रक्रिया संबंधी कार्य हैं इसमें 15 जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। तो प्रक्रिया संबंधी जो कार्य हैं उसके लिए 15 में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, लेकिन जो कार्यवाही संबंधी जो कार्य हैं उनमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी होना आवश्यक है। अगर उनमें से कोई भी एक सदस्य उसके संबंध में सहमत नहीं है तो वह कार्य जो है नहीं हो सकता है और उसके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किया जाना निषेधाधिकार की श्रेणी में आता है, या इसको हम निषेधाधिकार कहते हैं या वीटो पावर के नाम से हम इसको मान करके चलते हैं। या सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की ये जो शक्ति है इसे हम निषेधाधिकार की शक्ति जो है वह कहते हैं। और स्थायी सदस्य जो है इस निषेधाधिकार की शक्ति के कारण से या वीटो पावर की वजह से जो है महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त किए गए हैं। तो निषेधाधिकार की जो पृष्ठभूमि है या जो वीटो पावर है उसकी शुरुआत या इस शक्ति को देने के संबंध में जो है सबसे पहला जो विचार रखा गया वह अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा याल्टा शिखर सम्मेलन में रखा गया था। निषेधाधिकार का जो प्रस्ताव है, फिर इस प्रस्ताव का समर्थन जो है स्टालिन और चर्चिल, सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस प्रस्ताव का जो है समर्थन किया। और उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जब मतदान प्रक्रिया हुई, विचार विमर्श हुआ, तो ये सारी शक्तियां जो है उसके संबंध में एकमत रही और उसके बाद में ये निश्चित किया गया कि पांचों जो स्थायी सदस्य हैं उनको जो है निषेधाधिकार का अधिकार जो है या निषेधाधिकार की शक्ति जो है वह प्रदान की जाएगी। और जब भी सशस्त्र कार्यवाही की आवश्यकता होगी
तो प्रधानता उस भार को महाशक्तियों के द्वारा जो है वहन किया जाएगा। और सेनाओं की जो कार्यवाही है उनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह रहेगी। और संघ को भी अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों के आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना चाहिए। और इसी आधार पर जो है ये वीटो पावर जो है महाशक्तियों को जो है प्रदान किया गया। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि यद्यपि निषेधाधिकार का जो प्रावधान किया गया या वीटो पावर का जो प्रावधान किया गया वह इसलिए किया गया कि जो भी निर्णय हो सर्वसम्मति के आधार पर हो, उस पर अच्छे तरीके से जो है विचार विमर्श हो, जिसमें कि पांचों जो स्थायी सदस्य राष्ट्र जो है वह सहमत हो और उसके बाद जो है उसका निर्णय लिया जाए। लेकिन हम देखते क्या है कि जैसे ही द्वितीय महायुद्ध समाप्त होता है उसके बाद जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें हम मुख्यतः जो है सोवियत संघ और अमेरिका को लेते हैं, ये दोनों ही राष्ट्र जो है एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। पश्चिमी विचारधारा और पूर्वी विचारधाराओं में बढ़ जाते हैं और साथ ही सुपर पावर की होड़ जो है इन दोनों कंट्रीज में जो है लग जाती है। और इस कारण से निषेधाधिकार का जो पावर दिया गया था या वीटो पावर जो दिया गया था उसका उपयोग होने के बजाय उसका दुरुपयोग जो है वो महत्वपूर्ण उपयोग होने के स्थान पर उसका दुरुपयोग जो है वो अधिक हुआ। और निषेधाधिकार के कारण से अनेक जो महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय जो है वह कठिन हो गया, क्योंकि सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्रों को अमेरिका के विरोध के कारण और अमेरिकी समर्थक राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरोध के कारण बहुत दिनों तक जो है क्या कहते हैं संघ की मान्यता जो है वो प्राप्त नहीं हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने ही जब 1916 में बोल्शेविक क्रांति होती है और बोल्शेविक क्रांति के बाद में सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित होती है, तो अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा काफी लंबे समय तक उसको एक राष्ट्र के रूप में मान्यता जो है प्रदान नहीं की जाती है। और उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद में मतलब कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जो मतभेद के जो कारण थे, दोनों राष्ट्रों की विचारधाराओं को और अन्य कारणों से जो मतभेद उत्पन्न हुए वे मूलतः 1916 में ही शुरू हो चुके थे। यद्यपि द्वितीय महायुद्ध में इन दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे का सहयोग दिया, एक गुट में वो शामिल थे, लेकिन वह परिस्थितिवश था। मतलब विचारधारा की समानता के आधार पर नहीं बल्कि परिस्थितियों की वजह से ये एक गुट में जो है जिन्हें कि हम मित्र राष्ट्रों के गुट के नाम से जानते हैं उसमें शामिल हुए थे। लेकिन इनकी विचारधाराएं जो है अलग अलग थी। लेकिन जैसे ही द्वितीय महायुद्ध समाप्त होता है तो इनके बीच में जो मतभेद थे वो उभर करके सामने आ जाते हैं और ये दोनों राष्ट्र जो है एक दूसरे के विरोधी के रूप में विश्व के सामने जो है आते हैं और यहीं से जो है शीत युद्ध की शुरुआत जो है होती है। और यह शीत युद्ध जो है तब तक चलता रहता है जब कि सोवियत संघ का पतन नहीं हो जाता, अर्थात 1991 तक जो है अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो है विचारधारा को अपनी प्रभुता को लेकर के और अपने आपको सुपर पावर के रूप में प्रस्तुत करने के रूप में जो है इनके मध्य जो है मतभेद और संघर्ष जो है वह चलता रहता है। तो यद्यपि वीटो पावर जो है इस उद्देश्य से रखा गया था कि महाशक्तियां जो है जो भी निर्णय लें वो सर्वसम्मति के आधार पर लें, लेकिन इन राष्ट्रों ने अपने स्वयं के निजी स्वार्थों के लिए उसका दुरुपयोग जो है अधिक किया और उसी का परिणाम हुआ कि सुरक्षा परिषद जो है महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय लेने में असमर्थ रही। और जब सुरक्षा परिषद की कार्यवाही नहीं होती थी तब कुछ मामलों पर महासभा को उसके संबंध में निर्णय लेना पड़ा, तो उससे महासभा जो है वह सुरक्षा परिषद की तुलना में अधिक पावरफुल बनने लगी। तो ये जो निषेधाधिकार जो प्रदान किया गया है, ये वीटो पावर जो प्रदान किया गया है, इसके विपक्ष में जो है कुछ तर्क जो है वह प्रस्तुत किए जाते हैं।
क्योंकि सुरक्षा परिषद अपनी जो सामूहिक सुरक्षा के जो कार्य हैं उनको करने में जो है सफल नहीं हो पाई थी। और इस असफलता का जो प्रमुख जो प्रधान कारण था, क्योंकि सुरक्षा परिषद की स्थापना मूलतः तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था को बनाए रखा जाए और विश्व को तृतीय महायुद्ध का सामना नहीं करना पड़े। यद्यपि विश्व को तृतीय महायुद्ध का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी सुरक्षा परिषद को वह सफलता प्राप्त नहीं हो पाई जो कि वास्तव में उसको होनी चाहिए थी। चाहे युद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे कारण रहे हों या बहुत कारणों से अभी तक मानवता को तृतीय महायुद्ध का सामना नहीं करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी जो उपलब्धियां सुरक्षा परिषद को प्राप्त करनी चाहिए थी वह उपलब्धियां यह प्राप्त नहीं कर पाया। और उसके लिए प्रधान जो कारण माना जाता है वह वीटो पावर या निषेधाधिकार है। क्योंकि जैसा कि अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में वीटो के आधार पर जो है रुकावट डालने की कोशिश की, और इसी प्रकार से जो है अमेरिका ने भी बार बार जो है वीटो पावर का जो है प्रयोग किया। तो बार बार जो है सुरक्षा परिषद के वीटो का बार बार जो उपयोग और दुरुपयोग हुआ, उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति जो लोक विश्वास था उसको कम करने में जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान प्रदान किया। और इस कारण से सुरक्षा परिषद जो है उतनी सफलता के साथ जो है अपने कार्य को संपादित नहीं कर पाई है। नेक्स्ट जो है इसके आगे अपने अगले क्लास में लेंगे। धन्यवाद।